हाँ क्लास, तो कल हमने रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में है आज एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या क्या एडवांटेजेस हैं और इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट्स की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर एक इंटरप्राइज सेटअप कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको हम एक इंटरप्राइज कह रहे हैं, उसको सेटअप करने के लिए किसी कंट्री लेवल पे या उसके पर्सनल लेवल पे उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू उसे क्या क्या एडवांटेज मिल सकती है पर्सनली, और कंट्री लेवल पे क्या क्या एडवांटेज मिल सकती है, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि लाइफ में हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एडवांटेज है तो अपनी डिसएडवांटेज भी है। तो अभी हम एडवांटेज की बात करते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की सबसे पहली डिसएडवांटेज यहाँ आपको दिख रही है, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस कैन बी स्टार्टेड एज पर कन्वीनियंस ऑफ द ओनर इन द टर्म्स ऑफ स्पेस, फाइनेंस, प्रोडक्ट एंड मैन पावर। कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है, मैन पावर भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो भी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत जगह है, ठीक है, बहुत मैन पावर है, तो भी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक इंटरप्रेन्योर को कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है अपनी एसएसआई को सेटअप करने के लिए, क्योंकि किसी भी एसएसआई को सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ज्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए कोई भी इंटरप्रेन्योर छोटे से छोटे लेवल पे किसी भी एसएसआई को सेटअप कर सकता है, उसके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंस और स्पेस की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड, इसका एडवांटेज ये है, द सेटिंग अप of the unit and starting production require a small gestation period। ये टर्म कई बार आ चुका है। स्मॉल gestation period का मतलब है होता है कि हम अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बनने और उसके सेल होने तक का जो समय होता है वो उसका गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। तो चूंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत छोटी है, तो उसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब हमने जो पैसा लगाया बनाने में प्रोडक्ट को, और बनाने के बाद प्रोडक्ट बिक गया, पैसा हमारे पास वापस आ गया, ठीक है, तो जो ये क्या ओवरऑल क्या है, गेस्टेशन पीरियड है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का गेस्टेशन पीरियड बहुत ही कम होता है। देखो, गेस्टेशन पीरियड कम रखने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि अगर गेस्टेशन पीरियड हम बहुत बड़ा रख देंगे, सपोज करिए गेस्टेशन पीरियड 1 साल का है, ठीक है, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो ओनर है उसके पास बहुत लिमिटेड पैसे हैं फाइनेंस करने के लिए। तो अगर उसका जो लिमिटेड पैसे हैं, उसने पैसे तो लगा दिए प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन होने के बाद प्रोडक्ट आउटपुट में आ गया, अब उस प्रोडक्ट को हमने मार्केट में सेल किया, ठीक है, लेकिन अभी वो पैसा रिटर्न हमारे पास अभी तक नहीं आ पाया, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया दूसरी कंट्री में, वहां से सेल होगा तब पैसा हमें मिलेगा। तो उस केस में क्या है, हमें फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करने के लिए हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब पैसा आएगा तभी तो हम उस पैसे को से रॉ मटेरियल खरीदेंगे और फिर नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में गेस्टेशन पीरियड बहुत छोटा रखा जाता है, कि हमने जो अपना पैसा लगाया वो पैसा कम से कम समय में हमें हमारे पास रिटर्न आ जाए विद प्रॉफिट, ठीक है। एसएसआई का जो थर्ड एडवांटेज है, वो कह रहा है कि लोकली अवेलेबल स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड पर्सन। हमें अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो मैन पावर चाहिए होती है, वो मैन पावर हमें लोकली मिल जाती है, मतलब हम अपने अगल बगल गांव, अपनी सिटी के लोगों को ही हायर कर लेते हैं। हमें बहुत हाईली स्किल्ड या फिर बहुत दूर से लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आओ हमारे यहाँ एक एसएसआई ओपन हुई है, हमारे यहाँ की जॉब करो, क्योंकि एसएसआई बेसिकली खोली इसीलिए जाती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसीलिए खोली जाती है कि ये लोकल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, जो उस गांव के हैं, जो उस शहर के हैं, जो उस कस्बे के हैं, उनको रोजगार मुहैया कराया जा सके,
बाय यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसा कि कल मैंने जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बता रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूजिंग एसएसआई, उसमें चीज डिस्कस हुई थी कल। नेक्स्ट एडवांटेज है whenever high technology involved, the parent company executive will help। हम अगर सपोज करिए हम अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कोई हाई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं उस हाई टेक्नोलॉजी को हमारी कंपनी में प्रॉपर वर्क करने के लिए, चलने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक स्पेशली मैन पावर वहां अपनी इंडस्ट्री में बिठाना पड़ेगा, नहीं। हम इसके लिए अपनी पेरेंट कंपनी जो है उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए हमारा मारुति से कोलैबोरेशन है, ठीक है, हम मारुति के लिए सीट कवर बनाते हैं, या मारुति के लिए सपोज कर लीजिए नट बोल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा कोलैबोरेशन मारुति के साथ, अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होगी जो मारुति को चाहिए, तो मारुति की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हम मारुति को अपने प्रोडक्ट एज अ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन के लिए। तो वो मारुति भी चाहेगी कि हमें जो प्रोडक्ट हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मेरे लिए एज ए इनपुट प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, ये नई टेक्नोलॉजी पे बना हो, तो वो हमें भी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, यानी वो अपने टेक्नोक्रेट्स हमारे यहाँ भेजेंगे, हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में हेल्प करेंगे। तो वही कह रहा है, व्हेन एवर technology is involved, the parent company executive will help। Next advantage है, if one of the best form of self employment as well as given employment opportunity। फिर शोर किए तुम, हाँ क्या कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एडवांटेज ये है कि जो इंटरप्रेन्योर है, ये इंटरप्रेन्योर को भी तो रोजगार दे रहा है एक तरह से देखा जाए। अगर मैं सपोज करिए मैंने ग्रेजुएशन टेक्निकल किया है, बीटेक किया है मैंने, ठीक है, और बीटेक करने के बाद एमबीए वगैरह भी कर लिया, तो मैंने मैनेजरियल स्किल भी आ गई, टेक्निकल स्किल भी आ गई। मैं बिल्कुल समझ ली टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट से बिल्कुल फुल फ्लेज एकदम स्किल्ड हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसे भी है, मेरे पास इतनी रिसोर्सेज भी है कि मैं कंपनी सेटअप कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास मैं कहीं नौकरी करने के लिए नहीं गया, तो मैं अभी भी बेरोजगार हूँ। लेकिन अगर मैं अपने उस रिसोर्सेज को, जैसे कि अपने पैसे को, अपने जो हमारे पास जगह है इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, उन सभी चीजों को और अपने स्किल्स को यूज करके अगर मैं एक इंटरप्राइज सेटअप करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने खुद के लिए भी तो रोजगार बनाया। और अगर मैं एक इंटरप्राइज सेटअप कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने जैसे और भी जरूरतमंद लोगों के लिए रोजगार पैदा करूंगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी एसएसआई के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज है, in case of rural sector, the SSI unit will be able to have cheaper layer, especially in off seasons। अब जैसे मान लीजिए मैं अपनी इंडस्ट्री शहर में भी लगा सकता हूँ और अपनी इंडस्ट्री गांव में भी लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी इंडस्ट्री शहर में लगाऊंगा तो डेफिनेटली जो लोग शहर में रह रहे हैं उनको हमें वेजेस बहुत ज्यादा पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वही इंडस्ट्री मैं गांव में सेटअप करता हूँ या दूर दराज कहीं रूरल एरिया में सेटअप करता हूँ, तो उससे क्या होगा, जो हमें मैन पावर मिलेगी वहां अपने इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वो मैन पावर कम वेजेस में मिल जाएगी, मतलब सस्ते में मिल जाएगी। वो हमें जो करना पड़ेगा मैन पावर का कॉस्ट, वो कम कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है, एसएसआई यूनिट आर अ नेसेसिटी टू असिस्ट बिग इंडस्ट्रीज एंड न्यू प्रोजेक्ट्स। कॉमन सी बात है, जो बड़ी जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से परचेज करती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है, इन केस ऑफ एसएसआई यूनिट स्टार्टेड बाय एक्सपीरियंस्ड एंड टैलेंटेड एग्जीक्यूटिव। अगर कोई एसएसआई यूनिट ऐसे बंदे द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है जो हाईली स्किल्ड है टेक्नोलॉजी के टर्म में, मैनेजमेंट के टर्म में, तो इस केस में देयर इज अबंडेंट स्कोप टू डेवलप हाई टेक्नोलॉजी कंपोनेंट फॉर
MNCs, तो मेरी कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो मल्टीनेशनल कंपनियां भी उसको अडॉप्ट करेंगी, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी। मेरे प्रोडक्ट, मैं जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करूंगा वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके करूंगा। और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो सारी की सारी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने आप को टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी से लैस रखती है, बिल्कुल अपग्रेड होके चलती हैं। तो अगर वो अपग्रेड है और मैं भी हाईली स्किल्ड पर्सन हूँ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैं भी जब अपने प्रोडक्शन करूंगा वो भी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। और फिर वो प्रोडक्ट हमारा MNCs के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज होगा उनके प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज है, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन देयर हैज बीन इंक्रीज इन production of consumer goods and fast moving consumer goods. In view of this, there is a bigger role of small industries to take up components production. जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो सपोज करिए कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, तो उस लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जब उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो उसको अपना प्रोडक्शन करने के लिए कुछ बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, और वो बेसिक कंपोनेंट्स भी उसको अब ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए होंगे। तो ये जो क्वांटिटी बढ़ रही है, इसकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर सकती है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंट्री में लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा है। तो मार्केट में कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में, अगर कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री किसी प्रोडक्ट को बना रही है किसी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में, तो वो तभी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएगी जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी उसी डिमांडिंग रेशियो में लार्ज स्केल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज, स्मॉल यूनिट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी अप टू 75 lakhs पर एनम। स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि अगर वो 75 लाख एक साल में 75 लाख तक की मैन्युफैक्चरिंग जो भी करते हैं उस पर कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है, कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं होती है। अब 75 लाख से ऊपर ये जो भी प्रोडक्शन करेंगे उस पे इनको एक्साइज ड्यूटी देना होगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि इनको भी रिलैक्सेशन मिलता है। छोटे लेवल की कंपनियां, चलो भैया हमने भी, सरकार ने हमारे बारे में सोचा, कम से कम उस पैसे को फिर ये अपने ग्रोथ में यूज कर पाएंगे। और जब ये अपना ग्रोथ करेंगे तो डेफिनेटली ये कंपनी कंट्री का भी ग्रोथ करेंगे और अपने साथ काम करने वाले मैन पावर के लिए भी ये अच्छा सोच पाएंगे। लास्ट एडवांटेज है, एम्प्लॉइज आर रिक्रूटेड बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट्स और रिलेशन बेसिस। जैसे सपोज करिए मेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मैं अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए अगर रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, अच्छा जैसे MNCs में देखिए क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जो रिक्रूटमेंट होता है वो रिक्रूटमेंट प्रॉपर चैनलाइज्ड होता है, चैनल के थ्रू होता है, ठीक है। वहाँ कोई जान पहचान रिश्तेदार दोस्त यार नहीं, जो हमने सेट ऑफ रूल्स बना दिए अपने रिक्रूटमेंट के लिए वही फॉलो होगा। प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, उसको ये सारी चीजें फॉलो करते हुए रिक्रूटमेंट करते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या है कि चूंकि कंपनी सेंट्रलाइज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, किसी रूरल एरिया में है, कहीं दूर दराज के गांव में है, किसी सिटी में है, तो वो क्या करते हैं कि जो भी मैन पावर हायर करते हैं वो कॉन्टेक्ट बेसिस पे, रिलेशन के बेसिस पे। मान लो हमारे यहाँ कोई स्टाफ काम कर रहा है, मैंने बोल दिया यार लेथ मशीन पे काम करने के लिए यार एक मैन पावर चाहिए, तो मैं उसी से बोल दूंगा, उसके जानने वाला कोई होगा तो वो लेके आएगा अपने साथ। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब वहाँ काम करने वाला आदमी अपने जानने वाले किसी आदमी को ले आता है तो उस पर थोड़ा ट्रस्ट किया जा सकता है। क्योंकि देखिए ये होता है ना कि अच्छा चलो ये हमारे यहाँ काम करता है, बहुत ट्रस्टेड एम्प्लॉई है मेरा, अगर ये किसी को ला रहा है तो कॉमन सी बात है ये भी अपने जैसा ही कोई स्टाफ लेके आएगा, क्योंकि जानता है कि कहीं ना कहीं उस पर विश्वास करके ही मुझसे एक नया स्टाफ लाने के लिए बोला गया है। तो कहने करती है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो जो मैन पावर रखती है वो अपना रिक्रूटमेंट कॉन्टेक्ट और रिलेशन के बेसिस पे करती है। इससे फायदा क्या होता है कि लॉयल्टी जो है बढ़ जाती है, मतलब विश्वास जो है अपने स्टाफ पे, अपने मैन पावर पे बढ़ जाता है। अभी तक हम एडवांटेज पढ़ रहे थे, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स पे डिस्कस कर लेते हैं।
कह रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया कुड नॉट प्रोग्रेस satisfactorily ड्यू टू various problems that they are confronted with while running enterprise. In spite having huge potentialities, the major problem small scale industry is given below. तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ स्किल्ड मैन पावर. अगर हम मैन पावर का रिक्रूटमेंट अपनी कंपनी के लोकली कर रहे हैं, रिलेशन बेसिस पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही लैक होंगे, बहुत ही कमजोर होंगे. ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कि हमारे पास जो मैन पावर होती है वो मैन पावर फुल्ली स्किल्ड नहीं होती है. Inefficient human factor and unskilled manpower create innumerable problem for the survival of small industries. तो मैन पावर ही जब समझदार नहीं होगी, मैन पावर ही टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होगी, मैन पावर करंट टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होगी, नई नई मशीनों पे काम करना नहीं जानेगी, तो फिर वो हमारी इंडस्ट्री के सर्वाइवल को नहीं कर पाएंगे. हमारी इंडस्ट्री भी सर्वाइव नहीं हो पाएगी, हमारी इंडस्ट्री समय के साथ फिर बैठ जाएगी, बंद हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे की बात करें, जब रेलवे में 2000 से पहले बिल्कुल सारा काम मैनुअल होता था, जब 2000 में सब चीज कंप्यूटराइज कर दिया गया, तो वहाँ जो स्टाफ थे उनको काम करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी. लेकिन उन्होंने क्या किया, चीजों को सीखा. उन्होंने अपनी पावर को, रेलवे ने अपनी मैन पावर को स्किल्ड बनाया. उन्हें सिखाया कि देखो कंप्यूटर पे काम करना ही करना है, हमें समय के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना होगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे. तो उन्होंने अपने मैन पावर के स्किल्ड को बढ़ाया, तब जाके वो सरवाइव कर पाए. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके पास जो मैन पावर होता है वो स्किल्ड मैन पावर नहीं होता है, जिसकी वजह से टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आज हमारा बिजनेस चल रहा है, ठीक है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है 4 साल बाद 5 साल बाद हमारा बिजनेस बंद हो जाए, बैठ जाए. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मैन पावर है वो मैन पावर स्किल्ड नहीं है. सेकंड प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट क्रेडिट असिस्टेंस. जो एंटरप्रेन्योर है वो उस एंटरप्रेन्योर के पास ये कहे कि इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा लगा के बिजनेस चलाए भी. अच्छा ऐसे समझो, सपोज करो मैंने 10 लाख अपने बिजनेस में डाल दिया, ठीक है, और 10 लाख बिजनेस में डाला सारा सेटअप करने के लिए, फिर 2 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन किया. अब प्रोडक्शन करने के बाद जो माल बना हमारा, वो माल मैंने बेच दिया मार्केट में, 3 लाख का माल बिका. अब जो माल बेचते हैं मार्केट में, ऐसा तो है नहीं हमें तुरंत पैसा मिल जाता है मार्केट से, पैसा मिलने में टाइम लगता है. अब जो पैसा था मैंने कंपनी को सेटअप करने में लगा दिया, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल खरीदा और उससे प्रोडक्ट बनाया. अब प्रोडक्ट तो मैंने मार्केट में बेच दिया, लेकिन अब मेरे पास तो पैसा मार्केट से वापस अभी तक आया ही नहीं. सबने उधार ले लिया, किसी ने पैसा दिया ही नहीं अभी. सबने बोल दिया 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देंगे. तो जब तक वो पैसा नहीं देंगे, मैं अगले प्रोडक्शन की रॉ मटेरियल कहाँ से कर दूंगा? तो रॉ मटेरियल के लिए पैसा मुझे चाहिए ना. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ओनर होते हैं वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करके अपनी कंपनी को खींच के लेके चले जाएं. तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, इनएडिक्वेट क्रेडिट असिस्टेंस. थर्ड है हमारा प्रॉब्लम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. नॉर्मली होता क्या है कि जैसे सपोज करिए आप एक दुकानदार हैं, बहुत बड़े दुकानदार हैं, ठीक है, और आपके वहां 2 कस्टमर आए. एक कस्टमर आपका बहुत जानने वाला, बहुत अच्छा कस्टमर था, बहुत प्राइम कस्टमर था, बहुत रईस था. एक कस्टमर ऐसा था आपके वहां जो भी बिल्कुल नया नया आया था, या वो कभी कभी आपके वहां आता है आपकी दुकान पर शॉपिंग करने के लिए, ठीक है. और दोनों कस्टमर ने आपसे सपोज करिए कोई स्पेसिफिक आइटम परचेज किया आपके वहां से, और आपके पास वहां पे सपोज करिए मैंने आपसे क्या बोलते हैं, सपोज करिए मैंने आपसे 2 मैगी के पैकेट मांगे, ठीक है. आपके वहां 2 मैगी थी और 2 कस्टमर मैगी लेने के लिए आपके वहां आए हुए हैं. सपोज करिए एक मैगी का पैकेट जो है चूहे ने थोड़ा सा काट दिया है, तो आप क्या करेंगे? वो जो चूहे ने काटा है वो अपने प्राइम कस्टमर को देंगे या उस कस्टमर को देंगे जो आपके वहां कभी कभी आता है?
सभी लोग माइक तो जो कभी कभी आ जाता है। हाँ, जो कभी नॉर्मली होता भी ऐसा है ना कि यार जो हमारे पास जो खराब सामान बचा है उसको हम ऐसे आदमी को दे देते हैं जिससे हमारा बहुत कम इंटरेक्शन रहता है, या जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जिसको हम पसंद करते हैं, जो हमारा प्राइम कस्टमर, जो हमेशा हमारे पास आता है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का कस्टमर है, समझ में आ रहा है, उसको जो हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर, आ रहा है। जैसे मान लो हम सीमेंट परचेज करने के लिए गए, हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, तो मैं तो उस दुकान से बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करूंगा ना, तो उस दुकानदार मुझे हर आइटम अच्छी क्वालिटी का देगा, सीमेंट अच्छी क्वालिटी का देगा, सरिया अच्छी क्वालिटी का देगा। लेकिन वहीं अगर कोई एक ऐसा आदमी चलाएगा जिसको थोड़ा बहुत काम करवाना है, तो उसको क्या करेगा, बिल्कुल घटिया क्वालिटी वाला जमा हुआ सीमेंट पकड़ा देगा, जमा हुआ जंग लगा हुआ सरिया पकड़ा देगा उसको, क्योंकि वो उसका प्राइम कस्टमर नहीं है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें, थर्ड पॉइंट जो हमारा इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के इंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको जो नॉर्मली कंपनियां जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है ना, उनको घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देंगी, या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में बहुत डिले कर देती हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है वो भी ये सोचता है ना, अरे यार ये तो बहुत छोटी कंपनी वाला, इससे हमारा ज्यादा कमाई थोड़े होता है, जिससे हमारा ज्यादा प्रॉफिट होता है हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। ये तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले हैं, आज खरीदेंगे फिर अगला माल 6 महीने बाद खरीदेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इनको जो सप्लाई होता है रॉ मटेरियल का, उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वो रॉ मटेरियल टाइम पे उनको अवेलेबल नहीं हो पाता है, पुअर क्वालिटी का रॉ मटेरियल होता है, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। नेक्स्ट कह रहा है एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है किसी भी बिजनेस के लिए, वो क्या होती है, मार्केटिंग। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक सामने वालों को ये पता नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो आपका प्रोडक्ट परचेज क्यों करेगा परचेज भैया? जब तक उसको पता ही नहीं। अब सपोज करो यार, हम नॉर्मली आज की डेट की बात करें, मान लो 10 तरह के साबुन मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। हर कोई साबुन ऐसा होता है जो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई साबुन ऐसा जो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, मार्केट में उससे अच्छा साबुन ही नहीं अवेलेबल है, तो ये जब तक कस्टमर को नहीं पता चलेगा कि ये वाला साबुन ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे अच्छा साबुन मार्केट में है ही नहीं, तब तक कस्टमर क्यों परचेज करेगा? इसीलिए हम मार्केटिंग का सहारा लेते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी कस्टमर तक पहुंचा सके, कस्टमर जान सके कि बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्या खासियत, क्या क्या क्वालिटीज है जो बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं है। तो जो स्मॉल स्केल, ये जो मार्केटिंग वाला काम है, ये अच्छे से लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाले कर पाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले इसमें चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि देखिए, मार्केटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, लाइन को पढ़िए। They also fail to get adequate information about customers' choice, taste, preference of the type of product. सबसे पहली चीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले कोई भी प्रोडक्शन अगर करते हैं तो प्रॉपर मार्केट की एनालिसिस नहीं करते हैं। लेकिन जितनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी अपनी खुद की एक R&D टीम होती है, जो इन्हीं सभी चीजों पे मार्केट पे रिसर्च एंड एनालिसिस करती है कि वास्तव में मार्केट में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उस कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहता है कस्टमर, उसकी पसंद क्या है, वो कस्टमर की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती हैं। और जब अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो मार्केटिंग में भी वो चीज दिखाती है, देखो तुम जो चाहते थे वही मैंने बनाया है, तुम जो चाह रहे हो वही हमने अपने फाइनल प्रोडक्ट में वो सारी चीजें रखी हैं, तब जाके उसके प्रोडक्ट सेल हो पाते हैं। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, वो होते हैं बेल टाइप के, उनके टेक्नोलॉजी की, मार्केटिंग की इतनी नॉलेज होती नहीं है। वो नॉर्मली क्या करते हैं, भैया मशीन खरीद लिया, 10 आदमी लगा दिए, प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, भले ही मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो क्या होगा, फाइनली वो मार्केट की डिमांड को नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने वो प्रोडक्ट नहीं बनाया जो वास्तव में मार्केट में लोगों को चाहिए था। उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग नहीं किया। इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप टीवी पे लोगों को ऐड दिखाइए मेरा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, नहीं। टीवी पे लोगों को जब आप ऐड दिखाएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वो ऐड वही होना चाहिए जो मार्केट में लोगों को चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पहले आप मार्केटिंग करने से पहले आप मार्केट एनालिसिस करिए कि लोगों को वास्तव में चाहिए क्या, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट बनाइए,
तब आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके ये दिखाइए कि देखिए आप जो चाहते थे वही मैंने अपने प्रोडक्ट में रखा है और आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। जैसा कि स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है लेबर इंटेंसिव होती है, जो मैन पावर को हम ज्यादा यूज करते हैं, मशीनरी और टेक्नोलॉजीज का बहुत कम यूज करते हैं। तो मशीनरीज और टेक्नोलॉजी का अगर बहुत कम यूज कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है, आज की डेट में जो काम जितना साफ सुथरा काम मशीनों से हो जाता है उतना हाथ से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्मॉल यूनिट एम्प्लॉय आउटडेटेड एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट। तो आज बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसे हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे आज भी काम कर रहे हैं। ठीक है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो फेल हो जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम, एसएसआई में जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वो है एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बड़ी चीज आप देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली वगैरह की बात कर ले, दिल्ली वगैरह में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी कंपनियों से बहुत सारा धुआं और बहुत सारा केमिकल जो है केमिकल वगैरह नदियों में ऐसे बहा देते हैं, नालों में ऐसे बहा देते हैं, वही नाले का पानी फिर नदियों में जाता है। तो इससे क्या होता है, नदियां हमारी पोल्यूटेड हो रही हैं, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। तो ओवरऑल ये कहा जाए कि वो जो है कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट के लिए वो बहुत ही नुकसानदायक साबित हो रहे हैं, चाहे एयर पोल्यूशन के मामले में हो, चाहे वाटर पोल्यूशन के मामले में हो, चाहे किसी भी पोल्यूशन के मामले में हो। तो वही यहाँ कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। किस टर्म में? जैसे कि हम ये कह लें कि हमने जो इंडस्ट्री का सेटअप जहाँ लगाया वहां पे हमें प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं मिल पा रही है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है ताकि मैं अपने ट्रक से रॉ मटेरियल वहां पहुंचा सकूं। वाटर की प्रॉब्लम, ड्रेनेज प्रॉब्लम, जैसे कि मैं थोड़ी पहले बताया कि हमारी इंडस्ट्री से बहुत सारा केमिकल वेस्ट निकल रहा है और वो केमिकल वेस्ट हम कहाँ रखें, उसको हम क्या करेंगे, नदी नालों में बहाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो इतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं कि उसको हम स्टोर कर ले, स्टोर करके रिसाइकिल कर दे, रिसाइकिल करके फिर उसको फर्दर किसी अदर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल में यूज करें या फिर किसी और चीज में यूज करें। ऐसा तो कर नहीं सकते, हमारे पास क्या है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो अपने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल कर पाए, अपने वेस्ट मटेरियल को किसी और फॉर्म में यूज कर पाए या फिर कोई और उससे दूसरा प्रोडक्ट बना पाए या उसको स्टोर करें ताकि उससे नदियां पोल्यूटेड ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसलिए यहाँ पे कह रहा है मोस्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स एंड इंडस्ट्री स्टेट फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज आर हैविंग one or more problems like what types? lack of power supply। इंडस्ट्री लगा दी, दिन में लाइट ही नहीं आती है, यानी दिन भर काम चलेगा नहीं, रात में लाइट आती है तो रात में आदमी नहीं मिलेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स है। वाटर एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम, ठीक है, पुअर रोड, रास्ते सही नहीं है, रास्ते इतने खराब है कि हम बड़े बड़े ट्रक नहीं भेज सकते हैं जिसमें रॉ मटेरियल हमारा आता जाता रहता है। ठीक है, मार्केटिंग प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन फॉर लार्ज स्केल यूनिट्स एंड इंपोर्टेड आर्टिकल्स। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम दीपावली की बात करते हैं। एक बार सब लोग माइक ऑन कर लीजिए अपना। यस सर। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है कंपटीशन फॉर लार्ज स्केल यूनिट्स, कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल यूनिट एंड इम्पोर्टेड आर्टिकल्स। यानी हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, और वो आर्टिकल या वो प्रोडक्ट्स जो हमारे दूसरे देशों से अपने इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दीपावली के समय की बात करूं, दीपावली के समय में आपने देखा होगा चाइनीज झालर बहुत मार्केट में दिखते हैं, क्या बेटा? यस सर। हाँ, दिखते हैं ना, दीपावली में चाइनीज झालर मार्केट में बहुत सारे। चाइनीज। यस सर। आवाज क्लियर नहीं हो रही क्या?
रो रही है, हो रही है, तो क्लियर है। हाँ ठीक है। तो बहुत सारे चाइनीज झालर दिखते हैं। उन चाइनीज झालर की कॉस्ट कितनी होती है बेटा? 30 रुपए, 10 रुपए। 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए, यही होती है ना। बहुत होती मान लो बहुत अच्छा झालर है तो 50 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर अगर सपोज करिए मैंने एक छोटी सी कंपनी लगाई जो दीपावली के लिए लोगों के लिए झालर बना रही है, ठीक है। लड़ी जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मली लड़ी बोलते हैं इसको। तो वो जो झालर हम बना रहे हैं, आपको अगर याद होगा, पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते, पहले हम लोग मार्केट से बल्ब खरीद के ले आते थे, कुप्पी खरीद के लाते थे, तार खरीद के लाते थे, घर बैठ के झालर बनाते थे। पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा है, आप लोगों ने किया भी नहीं होगा। हम लोगों ने छोटे बचपन में ये सब काम करते थे। तो एक झालर की कॉस्ट जो होती थी वो 100 रुपए से ज्यादा पड़ जाती थी। तो सपोज करिए वैसा ही अगर लड़ी में आज अगर घर बैठ के बनाऊं तो 100 पीस की लड़ी में जो कॉस्ट आएगी वो 100 रुपीज आएगी। वहीं चाइना जो है लड़ी बेच रहा है 150 पीस वाला 30 रुपए में। समझिए कहने का मतलब, मैं लड़ी बना रहा हूँ 100 पीस की, उसका कॉस्ट 100 रुपए आ रहा है, चाइना उसको 30 रुपए में बेच दे रहा है। तो बताइए मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा कोई, ये चाइना वाला खरीदेगा? चाइना वाला। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंपटीशन करना और इम्पोर्टेड आर्टिकल से कंपटीशन करना, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ कह रहा है विच आर कंपेरेटिवली वेरी चीप एंड बेटर क्वालिटी देन स्मॉल यूनिट प्रोडक्ट्स। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं या जो इम्पोर्टेड आर्टिकल्स हैं, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के आर्टिकल से बहुत ही सस्ते होते हैं और क्वालिटी में भी बहुत अच्छे होते हैं। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इंक्लूडिंग पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग। अगर अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं तो भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। मैनेजरियल इनएडुकेसी, ओल्ड एंड ऑर्थोडॉक्स डिजाइन, हाई डिग्री ऑफ ऑब्सोलेंस एंड ह्यूज नंबर ऑफ बोगस कंसर्न्स। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मतलब फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने एडवांटेज पढ़ लिया एसएसआई का, प्रॉब्लम इन एसएसआई पढ़ लिया। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी कोई क्वेरी बेटा? किसी कोई क्वेरी है? आगे बढ़ो? नो सर। आगे बढ़ो? यस सर। एक मिनट, मुझे अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट ले लेना। यस सर। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेप टू स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बेटा अभी तक हमने ये पढ़ लिया एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अभी तक हमने ये पढ़ लिया एंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ये भी पढ़ लिया। बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में यूज होते हैं, हमने वो भी पढ़ लिए, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है हमने पढ़ लिया, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज हमने पढ़ ली। अब मेन मुद्दा जो है, जिस चीज के लिए हमें सारी चीजें पढ़ रहे थे, अब उस पे आते हैं। वो क्या है? सेटअप टू स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, हमें क्या क्या ऐसी चीजों को फॉलो करना होगा जिससे हम किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार माइक ऑफ कर लीजिए, अब सब लोग माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए कह रहा है द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैज टू पास थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेप्स in a step-by-step approach to achieve his goal of setting up an SSI.
किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए एक पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर मतलब वो ओनर, वो पर्सन, वो ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी है और जो एक इंटरप्राइज सेटअप करना चाह रहा है, उसे क्या करना होगा? नंबर ऑफ स्टेप्स इन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू अचीव हिज गोल। उससे अपने गोल को अचीव करने के लिए, और गोल क्या है? एक इंटरप्राइज सेटअप करना। उसको अपने उस गोल को अचीव करने के लिए उस एंटरप्रेन्योर को कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके वो किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप कर पाएगा। In fact, deciding and motivating the self is the first bedrock upon which the establishment concept of an enterprise is entirely positioned. अब देखिए इसी के रिगार्डिंग यहाँ फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि डिसीजन टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे आपने देखा होगा